नाम है अवतार फायर एंड ऐश। और इसे पढ़कर एक बात तो साफ है, पेंडोरा अब वैसा नहीं रहा जैसा हम उसे जानते थे। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अगली फिल्म की कहानी नहीं लगती, ये पेंडोरा के दिल और आत्मा में आए एक भूचाल की कहानी है। एक तरफ जेक सली का परिवार है जो अपने सबसे बड़े दुख से गुजर रहा है, और दूसरी तरफ पेंडोरा का एक ऐसा चेहरा सामने आता है जो हमने कभी देखा ही नहीं था, मतलब जलता हुआ, हिंसक और राख से भरा हुआ। तो आज हम इसी कहानी की हर परत को खोल कर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी किरदारों के लिए, खासकर जेक और नेथिरी के लिए क्या मायने रखती है और पेंडोरा के भविष्य की कौन सी तस्वीर दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं उस माहौल से जहां द वे ऑफ वाटर की कहानी खत्म हुई थी। जेक का परिवार मिटकाइना कबीले के साथ है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है। नेटिटेरियम की मौत एक ऐसा घाव है जो भरा नहीं है। जो टेक्स्ट हमारे पास है उसमें साफ लिखा है कि इस दुख ने जेक और नेथिरी को दो अलग अलग रास्तों पर डाल दिया है। जेक अभी भी एक पिता की तरह सोच रहा है, वो अपने बाकी परिवार को कैसे सुरक्षित रखे, कैसे सबको जोड़े रखे, उसका पूरा ध्यान बचाव पर है। और नेतिरी, वो तो हमेशा से अपने लोगों और अपनी संस्कृति की सबसे बड़ी रक्षक रही है। और वही रक्षक अब अंदर से जल रही है। उसका दुख अब सिर्फ दुख नहीं रहा, वो इंसानों के खिलाफ नफरत और बदले की आग बन चुका है। वो अब शांत और आध्यात्मिक नेतिरी नहीं है। उसके अंदर एक ज्वालामुखी है जो बस फटने का इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि शांति के रास्ते से उसे सिवाय दुख के कुछ मिला ही नहीं। लगता है नेतिरी के अंदर की जो आग है उसका बाहर भी एक रूप मौजूद है। कहानी में एक बिल्कुल नया खतरनाक कबीला आता है। ये ऐश पीपल कौन है? ये नावी ही है, लेकिन ऐसे नावी जो पेंडोरा के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ जीवन नहीं बल्कि मौत बसती है, ज्वालामुखी और राख के मैदानों में। और उनकी सोच वो बाकी नावी से एकदम उल्टी है। जहाँ बाकी लोग एवा से जुड़ाव की, प्रकृति से संतुलन की बात करते हैं, ये आग और विनाश को ही असली ताकत मानते हैं। मतलब प्रकृति से जुड़ना नहीं बल्कि उसे काबू करना। ये तो इंसानों वाली सोच हो गई। बिल्कुल, और इसीलिए वे इंसानों के इतने अच्छे साथी बन जाते हैं। वे एवा की पूजा नहीं करते, वे शक्ति की पूजा करते हैं। उनका मानना है कि एवा के संतुलन के विचार ने नावी को कमजोर बना दिया है। उनकी पूरी फिलॉसफी एक लाइन में सिमट जाती है, जो जलता है वही राज करता है। उनके लिए प्रकृति बस एक संसाधन है जिसे जीतना है। ये तो बहुत खतरनाक है। यानी अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी है। इंसान अब सिर्फ हमलावर नहीं बल्कि पेंडोरा में फूट डालने वाले बन गए हैं। और यही उनकी नई रणनीति है। वे समझ गए हैं कि वे नावी को सीधे युद्ध में शायद ना हरा पाए, तो क्यों ना नावी को ही नावी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। उन्होंने ऐश पीपल को वही दिया जो उन्हें चाहिए था, ज्यादा ताकत। उन्हें आधुनिक हथियार दिए, तकनीक दी, और बदले में ऐश पीपल उन्हें पेंडोरा पर पैर जमाने में मदद कर रहे हैं। ये एक ऐसा गठबंधन है जो पूरे ग्रह को जलाकर राख कर सकता है। एक मिनट, इस सब में कर्नल क्वेरिच कहाँ है? वो तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इस गठबंधन के केंद्र में है, और इस बार वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो सिर्फ एक सैनिक की तरह आदेशों का पालन नहीं कर रहा। कहानी बताती है कि वो ऐश पीपल की विचारधारा से प्रभावित हो चुका है। उसे उनकी क्रूरता और ताकत की पूजा में अपनी छवि दिखती है। तो जो पहले सिर्फ इंसानी लालच और बदले का प्रतीक था, अब वो पेंडोरा की ही एक चरमपंथी विचारधारा का हिस्सा बन रहा है। हाँ, और यही उसे अप्रत्याशित बना देता है। अब उसकी लड़ाई जेक से सिर्फ निजी नहीं रही, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई बन गई है। एक तरफ जेक है जो सबको साथ लेकर चलने और संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ क्वेरिच और ऐश पीपल है जो मानते हैं कि राज सिर्फ ताकतवर को ही करना चाहिए, चाहे उसके लिए सब कुछ तबाही ही क्यों न करना पड़े। क्वेरिच की बात तो ठीक है, लेकिन फिल्म का शीर्षक फायर एंड ऐश, ये सबसे ज्यादा नेतिरी पर फिट बैठता है ना? ऐसा लगता है कि ये उसकी व्यक्तिगत कहानी है। ये कहानी का भावनात्मक दिल है। नेतिरी का किरदार ही आग और राख का सबसे बड़ा प्रतीक है। उसके अंदर बेटे को खोने का जो गुस्सा है, जो बदला लेने की तरफ है, वो आग है। और इसी आग की वजह से वो ऐश पीपल के गुस्से और विनाश से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करने लगती है। उसे लगने लगता है कि शायद वही सही है, शायद ताकत का जवाब ताकत से ही देना चाहिए। तो क्या इसका मतलब है कि वो उनकी तरफ खींच रही है? क्या वो अपनी जड़ों को भूल रही है? पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो एक बहुत बड़े नैतिक और आध्यात्मिक संकट से गुजर रही है। उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा है, और कहानी में एक पल ऐसा भी आता है जब वो अपनी आस्था, अपनी आइवा पर ही सवाल उठा देती है। वो पूछती है कि आइवा ने उसके बेटे को क्यों नहीं बचाया? अगर आइवा इतनी शक्तिशाली है तो उसने ये अन्याय होने क्यों दिया? और यही राख है। बिल्कुल, ये उसकी
उसकी टूटी हुई आस्था की राख है। जरा सोचिए, जो किरदार हमेशा से आइवा की सबसे मजबूत आवाज रही है, जो आध्यात्मिकता का प्रतीक थी, वो अब उसी से सवाल कर रही है। ये ऐसा है जैसे किसी पुजारी का भगवान से भरोसा उठ जाना। ये सिर्फ उसकी निजी तकलीफ नहीं, ये पूरे नावी समाज की नींव हिला सकती है। अगर नेतिरी का विश्वास टूट गया तो बाकी किसका बचेगा? ये बहुत गहरा संकट है। एक तरफ पुरानी पीढ़ी है, जेक जो सबको बचाने में लगा है, नियतिरी जो गुस्से और शक में डूबी है, और क्वारिच जो नफरत की नई विचारधारा को अपना रहा है। लेकिन इस कहानी में अगली पीढ़ी मतलब जेक के बच्चों का क्या रोल है? उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। जहाँ पुरानी पीढ़ी संघर्ष और विनाश में फंसी है, वहीं लोएक और किरी वो समाधान का रास्ता खोज रहे हैं। खासकर किरी, जिसका आइवा से कनेक्शन हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। इस कहानी में उसका वो कनेक्शन और भी गहरा हो जाता है। उसे आइवा से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो पहले किसी ने नहीं की। किस तरह की चीजें? क्या उसे कोई नई शक्ति मिलती है? शक्ति से ज्यादा उसे एक नई समझ मिलती है। उसे ये एहसास होता है कि आइवा सिर्फ हरे भरे जंगल, शांत समुद्र या जीवन देने वाली शक्ति का नाम नहीं है। आइवा संतुलन का नाम है, और संतुलन में दोनों पहलू होते हैं, जीवन भी और विनाश भी। पेंडोरा के ज्वालामुखी भी आइवा का उतना ही हिस्सा है जितना कि वहाँ के पेड़ पौधे। आग भी उतनी ही प्राकृतिक है जितना पानी। तो किरी ये समझ रही है कि आइवा सिर्फ अच्छी और शांत चीजों का नाम नहीं है, उसमें विनाश भी शामिल है। हाँ, वो समझती है कि आग अपने आप में बुरी नहीं है, वो भी संतुलन का एक हिस्सा है। समस्या आग में नहीं, बल्कि आग को इस्तेमाल करने वालों की नीयत में है। ऐश पीतल आग का इस्तेमाल सिर्फ विनाश और कब्जा करने के लिए करते हैं, जबकि उसका असली मकसद शायद पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजों के लिए जगह बनाना हो। किरी की ये समझ ऐश पीपल की कट्टरता और नेतिरी की निराशा दोनों का जवाब है। तो एक तरफ ऐश पीपल की विनाशक आग, दूसरी तरफ नेतिरी के अंदर की बदले की आग, और तीसरी तरफ किरी की समझ वाली आग जो संतुलन का प्रतीक है। इन सभी तनावों का नतीजा तो एक बड़े टकराव के रूप में ही सामने आएगा, और वो टकराव महायुद्ध का रूप ले लेता है। कहानी का क्लाइमैक्स एक भयंकर लड़ाई है। ऐश पीपल अपनी बर्बरता और इंसानी तकनीक के साथ मिलकर बाकी सभी नावी कबीलों पर हमला करते हैं। उस हिस्से का वर्णन बहुत भयावह है। ज्वालामुखी फट रहे हैं, आसमान से आग और राख की बारिश हो रही है, जंगल जल रहे हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये पेंडोरा का सर्वनाश लगता है। एक योद्धा के तौर पर जेक सली इस तबाही को कैसे देखता है? वो हमेशा से लड़ने वाला रहा है, लेकिन ये लड़ाई उसके पहले के युद्धों से बहुत अलग है। ये लड़ाई जेक को पूरी तरह बदल देती है। वो एक बार फिर लीडर बनकर उभरता है, लेकिन उसे ये एहसास हो जाता है कि इस लड़ाई को सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जा सकता। उसे पता चलता है कि असली लड़ाई पेंडोरा की आत्मा को बचाने की है, और इसके लिए उसे सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक राजनेता, एक डिप्लोमैट बनना होगा। डिप्लोमैट मतलब उसे बातचीत करनी होगी। उसे सभी कबीलों को एकजुट करना होगा, सिर्फ जंगल और पानी के कबीलों को नहीं, बल्कि सबको। उसे एक ऐसा गठबंधन बनाना होगा जो ऐश पीपल की नफरत का जवाब एकता से दे सके। उसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वो उन लोगों को भी साथ ला सकता है जो उससे बिल्कुल अलग सोचते हैं। आग के कबीले को भी, ऐश पीपल को। यही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। कहानी का इशारा इसी तरफ है कि अगर पेंडोरा को बचाना है तो उसके हर हिस्से को साथ लाना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल या खतरनाक क्यों न लगे। उसे नफरत की आग को एकता के पानी से बुझाना होगा, न कि और ज्यादा आग से। ये एक लीडर के तौर पर उसका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन कहानी का अंत, जैसा कि टेक्स्ट में बताया गया है, कोई खुशी वाला अंत नहीं है। नहीं, ये एक कड़वी जीत है। वे शायद युद्ध जीत जाते हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। कई कबीले पूरी तरह तबाह हो जाते हैं, कई रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं, और पेंडोरा की जमीन पर हमेशा के लिए जलने के निशान रह जाते हैं। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा राख में बदल जाता है। वो मासूम और पवित्र पेंडोरा अब नहीं रहा। तो ये अंत नहीं है, बल्कि एक नए और ज्यादा मुश्किल संघर्ष की शुरुआत है। बिल्कुल, राख में बदली दुनिया इस बात का प्रतीक है कि बाहरी दुश्मन को हराने के बाद भी असली लड़ाई अब अपने अंदर के राक्षसों से है। नफरत, शक और बदले की भावना से, जो उस राख की तरह हर जगह फैल चुकी है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये आस्था, कट्टरता और नेतृत्व पर एक बहुत गहरी टिप्पणी है। हाँ, ये कहानी अच्छे और बुरे की सीधी लड़ाई नहीं दिखाती। इसमें हर किरदार
अपने नजरिए से सही है। ऐश पीपल को लगता है कि वे कमजोरी को खत्म करके नावी को मजबूत बना रहे हैं। नेतीरी को लगता है कि उसका गुस्सा उसके दुख के सामने जायज है, और ख्वारिज को लगता है कि ताकत ही दुनिया का अंतिम सच है। लेकिन कहानी का असली संदेश शायद ये है कि जब आग, चाहे वो गुस्से की हो, नफरत की हो या ताकत के नशे की, काबू से बाहर हो जाती है तो वो सब कुछ राख में बदल देती है, चाहे इरादा कितना भी नेक क्यों ना हो। एकदम सही। ये दिखाती है कि कैसे दुख और डर हमें कट्टरपंथ की ओर धकेल सकते हैं, और कैसे उस कट्टरपंथ का जवाब केवल और ज्यादा ताकत नहीं बल्कि समझ और एकता हो सकती है। ये किसी भी समाज की कहानी हो सकती है जहां विचारधाराएं टकराती हैं। और ये कहानी हमारे श्रोता के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। जेक को अंत में ये एहसास होता है कि उसे सभी कबीलों को एकजुट करना है, जिसमें ऐश पीपल भी शामिल हैं। लेकिन ऐश पीपल की पूरी विचारधारा ही ताकतवर के शासन पर आधारित है, जो एकता और सह अस्तित्व के सिद्धांत के ठीक विपरीत है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या एकता और ताकत की विचारधाराएं कभी एक साथ आ सकती हैं, या फिर आग को अपनाने की कोशिश में क्या आप खुद ही जलकर राख हो जाते हैं?